नमस्कार कक्षा 12 के विद्यार्थियों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। और आज की क्लास में हम एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसको फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड में फर्स्ट अपना जो टॉपिक है वह रंग और अवस्था है, कलर एंड स्टेट। तो कलर एंड स्टेट में सबसे पहले कलर की बात करते हैं। तो एल्किल हैलाइड शुद्ध अवस्था में रंगहीन होते हैं, अर्थात कलरलेस होते हैं, जबकि ब्रोमाइड तथा आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर क्या होगा? ब्रोमाइड और आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर क्या हो जाएगा? प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाएगा, मतलब कलरफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलरफुल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ब्रोमाइड और आयोडीन के जो हैलाइड हैं वह रंगीन होंगे। रंगीन का मतलब है कलरफुल होंगे। और अनेक जो हेलोजन युक्त यौगिक हैं वह वाष्पशील और सुगंधमय भी होते हैं। किस टाइप से होंगे? बहुत सारे एल्किल हैलाइड वाष्पशील, क्योंकि जनरली क्या होते हैं, अपने पास जो एल्किल हैलाइड हैं वह गैसियस अवस्था में होते हैं, तो वाष्पशील भी होंगे और सुगंधमय भी होंगे। क्या होंगे? सुगंधमय, सुगंध युक्त होंगे। वाष्पशील का मतलब है वोलेटाइल होंगे। किस टाइप के होंगे? वोलेटाइल होंगे। अब बात करते हैं अवस्था की। तो अवस्था में अपने को ये चीज़ समझनी है कि अवस्था जो होती हैं वह 3 टाइप की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो C1 से लेकर C14 तक के जो एल्किल हैलाइड हैं RH, वह सामान्यतया क्या होते हैं? गैसियस अवस्था में होते हैं, तो गैस अवस्था में होंगे। जबकि C15 वाले जो अपने पास RH होंगे, C15 वाले या इससे ऊपर वाले ग्रेटर देन C15 वाले RH, वह क्या होंगे? वह अपने पास द्रव अवस्था में होंगे। क्या होंगे? द्रव अवस्था में। और उससे भी अधिक की बात करते हैं तो ठोस अवस्था में होंगे, क्योंकि जैसे जैसे इधर जाएंगे चेन जितनी बड़ी होती जाएगी उतना ज़्यादा डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो डेंसिटी अर्थात घनत्व बढ़ेगा तो अणु क्या होंगे? पास पास आएंगे तो इसके कारण क्या होंगे? वह अच्छे से निबिड़ संकुलित होंगे। इस वजह से ठोस अवस्था में होगा। समझ में आ रही है बात? अब हम बात करेंगे दूसरी जो अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टी है, वह है अपने पास डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी या घनत्व क्या होता है? तो घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी आपने बचपन में पढ़ा होगा कि मास पर यूनिट वॉल्यूम आल्सो नोन एज डेंसिटी, कि एकांक आयतन में आने वाला द्रव्यमान मास ये कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगा। तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? घनत्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर मास के। मोलर मास या अणु भार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ रही है बात? जैसे जैसे अणु भार बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? वैसे वैसे घनत्व भी बढ़ेगा। उदाहरण से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अपने पास ये एक एल्किल हैलाइड है मिथाइल फ्लोराइड, दूसरा एल्किल हैलाइड है मिथाइल क्लोराइड, तीसरा एल्किल हैलाइड है अपने पास मिथाइल ब्रोमाइड, और 4th नंबर पर हैं मिथाइल आयोडाइड। तो इस केस में क्या हो रहा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पीरियोडिक टेबल में क्या है? हेलोजन परिवार है। तो हेलोजन परिवार में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? साइज बढ़ती हैं। तो साइज बढ़ेगी तो अणु भार भी बढ़ेगा। अणु भार बढ़ेगा तो इसका अणु भार इससे ज़्यादा होगा और इसका अणु भार इससे ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा आयोडीन वाले का होगा। तो एल्किल आयोडाइड सबसे ज़्यादा क्या होगा? सबसे ज़्यादा घनत्व रखेगा। तो यहाँ पर घनत्व का जो ऑर्डर है वह इस टाइप से होगा। अब दूसरा अगर मैं उदाहरण लूँ कि हैलाइड को मैं फिक्स करूँ और एल्किल को चेंज करूँ, तो एल्किल में क्या होगा? जैसे मैंने अपने पास क्लोराइड फिक्स कर लिया हैलाइड तो, और यहाँ पर ले लिया मैंने मेथिल।
अब दूसरे केस में मैंने क्या ले लिया, एथिल ले लिया। एथिल मतलब CH3CH2 और Cl अपने पास एज इट इज ऐसे के ऐसे। तीसरे केस में मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर 3 कार्बन का एल्किल ग्रुप ले लिया अपने पास, प्रोपिल क्लोराइड। और फोर्थ एग्जाम्पल है अपने पास ब्यूटिल क्लोराइड। फोर्थ एग्जाम्पल अपने पास क्या है, ब्यूटिल क्लोराइड। तो इन केस में क्या हो रहा है, इन जो केस हैं इनमें देखो आपको क्या चीज़ देखने को मिल रही है, कार्बन चेन इंक्रीज हो रही है। तो कार्बन चेन जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगा, मोलर मास भी बढ़ेगा। तो मोलर मास बढ़ने के कारण सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा, जो कार्बन चेन जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। तो 4 नंबर वाले एल्किल हैलाइड का घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। ठीक बात बच्चों। अब तीसरी अपने पास जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, थर्ड जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वह है अपने पास क्या, क्वथनांक व गलनांक। क्या है, क्वथनांक व गलनांक। तो सबसे पहले लिखेंगे गलनांक और दूसरा लिखेंगे व क्वथनांक। तो गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट व एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंग्लिश में बोलते हैं। तो गलनांक तो वह होता है वह बिंदु जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उसको बोलते हैं गलनांक। अर्थात ठोस से द्रव में चेंज होने का वह बिंदु जिसको बोलेंगे गलनांक। और क्वथनांक द्रव से गैस में परिवर्तित होने का वह तापमान, उसको बोलेंगे क्वथनांक। अर्थात वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलता है वह क्वथनांक है, और जिस ताप पर कोई द्रव जमता है वह क्या है, गलनांक है, ऐसे बोलेंगे। अब गलनांक और क्वथनांक की बात करेंगे। तो अगर गलनांक क्वथनांक की बात करूं तो गलनांक क्वथनांक भी क्या होगा, मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा अणुभार बढ़ेगा, जितना ज़्यादा अणुभार बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्योंकि अगर किसी यौगिक का अणुभार बड़ा है अर्थात उसकी साइज बड़ी है, वेट ज़्यादा है, तो उस जो अपने पास मॉलिक्यूल्स या अणु हैं उसको हीट देने के लिए या उसको गर्म करने के लिए ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होगी। इस कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। समझ में आ रही है बात। जैसे आपके सामने उदाहरण है, जैसे ये RF हैं और RCl है, RBr है और RI है। तो इसका अणुभार ज़्यादा है। क्या है, इसका अणुभार ज़्यादा है। तो इसका अणुभार ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो ये ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया अपने पास। तो ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि साइज बढ़ेगी तो मास ऑफ हेलोजन एटम भी क्या होगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्स हैं, वंडरवाल फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वह ज़्यादा लगेगा तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए अपने को ज़्यादा ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी। इस कारण क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। समझ में आ रही है बात। अब नोट डाल के एक चीज़ आपको याद करनी है, वह है यदि अणुभार समान हो, यदि अणुभार समान हो तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड चेन। नंबर ऑफ साइड चेन का मतलब है पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या, पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या। तो पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या का मतलब यह है कि जितनी ज़्यादा साइड चेन बढ़ेगी उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट अपने को कम प्राप्त होगा। मतलब साइड चेन अगर कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, साइड चेन की संख्या कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और साइड चेन की संख्या ज़्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ऐसा इसलिए होगा
क्योंकि जैसे जैसे साइड चेन बढ़ती है, क्या जैसे जैसे साइड चेन बढ़ती है तो जो अणु है वह अणु क्या हो जाएगा, गोलीय रूप में पुंजित हो जाएगा। कौन से रूप में पुंजित हो जाएगा, गोलीय रूप में पुंजित हो जाएगा। तो गोलीय रूप में पुंजित हो जाएगा तो उसका आयतन क्या हो जाएगा अपने पास, उसका आयतन कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो वह क्या होगा, कम टेम्परेचर या कम ताप पर भी आसानी से क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। जैसे उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। जैसे अपने पास ये अणु है, ये अपने पास एक अणु है जिसके मैंने क्या कर रहा हूँ, अलग अलग इसके समावेवी में बना रहा हूँ। अब इन सब का जो अणुभार है वह समान है। फॉर्मूला क्या है सबका, जो भी ले रखे हैं उनका सबका फॉर्मूला है C4 और H कितना है, H अपने पास कितने हो गए, H9 और Cl सबका क्या है ये 3 और 2 5 और 4 9, सबका फॉर्मूला सेम है। लेकिन यहाँ पर जो है साइड चेन, अब यहाँ साइड चेन की बात करें तो यहाँ पर साइड चेन सिंगल एक ही साइड चेन है, क्या है, ओनली वन साइड चेन है। इस केस में साइड चेन की बात करूँगा तो इस केस में साइड चेन सिंगल हैं, बट वो क्या हो गई, वो साइड चेन थोड़ी क्या हो गई, वो साइड चेन सिंगल ही है बट वो थोड़ी क्या होगी, वो गोलीय रूप में पुंजित हो जाएगी। गोलीय रूप का मतलब है स्पेरिकल शेप में क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स अटेन कर लेगा अपने शेप स्पेरिकल, तो जिससे क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पर सरफेस एरिया कम हो गया। और इस केस में अपने को साइड चेन कितनी हो गई, इस केस में 3 साइड चेन हो गई। 3 साइड चेन हो गई तो अणु पूरा का पूरा क्या हो गया, गोलीय रूप में पुंजित हो गया। साथ ही साथ इसका सरफेस एरिया सबसे कम हो गया। सरफेस एरिया कम हो गया तो एक गोल वाली चीज़ है, एक चपटी चीज़ है, तो गोल वाली चीज़ पे क्या है, बराबर बराबर मात्रा में हीट पहुंचेगी, बराबर बराबर मात्रा में हीट पहुंचेगी। तो शाखाएं बढ़ने पर क्या होगा, अणु गोलीय रूप में पुंजित हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जितनी ज़्यादा शाखाएं बढ़ेगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा अपने को देखने को मिलेगा वह इसका होगा, और सबसे कम किसका होगा, इस वाले का होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर है, बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर रहने वाला है। तो यहाँ तक समझ में आ गए। अब नेक्स्ट है अपने पास विलेयता। क्या, विलेयता। विलेयता को इंग्लिश में बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी डिफाइन कैसे होती है, 10th क्लास में आपने पढ़ा है सोल्यूबिलिटी, और इस क्लास में भी जो अपना सॉल्यूशन वाला चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितना मैक्सिमम अमाउंट क्या सोल्यूट का डिजोल्व हो सकता है, विलेय की अधिकतम कितनी मात्रा घुल सकती हैं, उसी को बोलते हैं विलेयता। उसी को क्या बोलते हैं, विलेयता। तो विलेयता में क्या होंगे, हेलो एल्केन जल में अविलेय होंगे। क्या होंगे, जल में अविलेय होंगे। अब क्यों अविलेय होंगे जल में, क्योंकि जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन बोले तो आर एक्स में क्या होंगे, आर एक्स ध्रुवीय नहीं है। क्या है, आर एक्स ध्रुवीय नहीं है, अध्रुवीय यौगिक हैं। साथ ही यहाँ पर जो आर एक्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है वह जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते, जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करते, H बंध का निर्माण नहीं करते, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करते। तो जल में क्या होंगे, जल में अविलेय होंगे। क्या होंगे, जल में यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अविलेय हो जाएंगे। तो जल में अविलेय हो जाएंगे। जबकि जो एल्किल हैलाइड है RX वह ईथर अध्रुवीय, एल्कोहल अध्रुवीय यौगिक, या बेंजीन में क्या होंगे, विलेय होंगे। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है, लाइक डिजोल्व लाइक। क्या समझ में आ रही है, लाइक डिजोल्व लाइक। लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब है समान समान को घोलता है। तो ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलायकों में ही घुलनशील होंगे, जबकि अध्रुवीय यौगिक अध्रुवीय विलायकों में ही घुलनशील होंगे।
तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चर्चा करेंगे।